एक यूनिवर्सिटी हमारा क्लाइंट बना एक फेसबुक ऐड से, जिसमें कॉस्ट पर लीड था 100 रुपया। कॉस्ट पर लीड था 100 रुपया, जब कन्वर्ट हुआ तो 1.5 लाख रुपया महीना देता है। और कंपनी भी ऑपरेशनल था, लोग भी बहुत अच्छे थे, टैलेंटेड थे, लेकिन वो बेच नहीं पाते थे। जब वो बेच नहीं पाते थे वो कंपनी बंद हो जाती थी। और कंपनीज का देखा जाए, इंडिविजुअल तो छोड़िए, कंपनीज का अगर देखा जाए तो बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि महीने में 5 करोड़ 10 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, साल का नहीं। तो आप ये मान के चलिए, महीने में कंपनी अगर 5 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है तो। दोस्तों, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं और आपके पास इंडिया से ऐसे क्लाइंट्स नहीं हैं जो आपको महीने का 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए पर मंथ रिकरिंग दे सके, और आप इस हंट में हैं कि मुझे ऐसे क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, कौन से वो क्लाइंट्स होते हैं, कैसे उनको ढूंढा जाता है, कैसे उनको सस्टेन किया जाता है, और कैसे यहाँ पे इंडियन क्लाइंट से पैसे आप बनाएं एज अ एजेंसी और एज अ फ्रीलांस। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो में हमारे साथ हैं शिवराम भाई, जिनसे कि हम काफ़ी कुछ जानेंगे इसी सब के ऊपर, और थोड़ा सा हम सब ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे शिवराम भाई अपनी एजेंसी में हर मंथ ही इज मेकिंग 10 से 12 लाख 13 लाख रुपए पर मंथ एजेंसी मॉडल पे बनाते हैं। तो ऐसे सीधे चलते हैं हम अपने शिवराम भाई से और जानते हैं उनके बारे में। तो हेलो शिवराम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू फॉर इन द इनविटेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे, मतलब आपका इनविटेशन मिलके। और ये जो टॉपिक आपने जो दिया है वो एक्चुअली हर डिजिटल मार्केटर एजेंसी का क्वेश्चन है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि इसमें मुझे बात करने का मौका मिला। और डेफिनेटली मैं अपना पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगा, और ये डेफिनेटली मार्केटर्स को हेल्प करेगा। तो शिवराम भाई बैंगलोर में रहते हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा क्विकली बता दूं। बैंगलोर में हमने लास्ट टाइम एक वीडियो शूट की थी इनके साथ, उसका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इस बार हम डिजिटल वर्जन कर रहे हैं सो दैट 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल नहीं। तो इस वीडियो में हम कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करें आप सभी के लिए। तो अभी शिवराम भाई के बारे में क्विकली बता दूं, बैंगलोर से है, ये एक एजेंसी चलाते हैं, एक कोचिंग भी कराते हैं एजेंसी ओनर्स को, बहुत सारी चीजें करते हैं। और अभी इनका रिसेंटली टेड टॉक हुआ था गाजियाबाद में, और तो दिल्ली भी आए थे, और काफी सारे अवार्ड्स, इवन फेसबुक ने इनकी, आपने इनको एड्स में देखा होगा, फेसबुक की मेटा वाली एड्स, जब आप अगर फेसबुक एड्स करते हैं या फिर फेसबुक की एड में आपने कई बार इनका फेस देखा रहेगा। तो काफी कुछ कर रहे हैं, और मेटा वालों ने भी रिकग्नाइज कर लिया इनको। तो भाई मैंने तो बता दिया, शिवराम भाई थोड़ा सा आप अपने बारे में क्विकली हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कि आप क्या करते हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं स्टार्ट किया एज ए प्रोग्रामर इन 1998 बैंगलोर में। तो ASP.NET में मैं डेवलपमेंट करता था। 2002 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया भुवनेश्वर में। 15 साल वहाँ पे चलाया, जब हम लोगों के लिए वेबसाइट, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते थे। तब हमने ई कॉमर्स साइट्स बनाया है, एयर टिकट बुकिंग साइट्स बनाया है, बहुत टाइप का ऑटोमेशन साइट्स बनाया है। और उस टाइम मैंने एक चीज़ देखा कि कुछ लोगों का प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया था, सर्विसेज बहुत बढ़िया थे, और कंपनी भी ऑपरेशनल था, लोग भी बहुत अच्छे थे, टैलेंटेड थे, लेकिन वो बेच नहीं पाते थे। जब वो बेच नहीं पाते थे वो कंपनी बंद हो जाती थी। तो मैंने देखा कि बाकी सब ठीक है, प्रोडक्ट, सर्विस, क्वालिटी, मैन पावर, टीम, ऑपरेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस सब ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस बिक नहीं रहा है तो आपका गाड़ी चलेगी नहीं। ओके। तो तब मैंने सोचा कि मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मार्केटिंग एंड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तब मैंने सोचा कि कुछ इसमें एक्सप्लोर किया जाए। तब मुझे लगा कि बेंगलोर एक अच्छा जगह होगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। तो मैं भुवनेश्वर का ऑपरेशन बंद करके मैं बेंगलोर शिफ्ट हुआ, और डेवलपमेंट से फोकस शिफ्ट किया मार्केटिंग में। मार्केटिंग में मैं आया, मेरा पुराना एक्सपीरियंस को लेके एक दो दोस्त थे जो कि ऑलरेडी स्टार्टअप चला रहे थे IIM बैंगलोर में। तो उन्होंने मुझे एक अच्छा पोजीशन दे दिया। बट पोजीशन लेने के बाद असली में पता चला कि मुझे असली मार्केटिंग आती ही नहीं। मैं उसमें मिजरेबली फेल किया, और मैं खुद पता था कि भाई मुझे सीखना पड़ेगा। तो मैंने तुरंत ब्रेक लिया, 6 महीने का एक एग्जीक्यूटिव कोर्स किया IIM में, जिसमें मुझे असली मार्केटिंग पढ़ाया गया। पैरेलली मैंने कुछ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज किए 2016 में। क्विक कोर्सेज था जो मुझे हाउ टू डू फेसबुक एड्स, हाउ टू डू गूगल एड्स, वो सब का डिटेल्स मिल गया। मेरा एक्सपीरियंस और मार्केटिंग नॉलेज फ्रॉम IIM मुझे हेल्प किया एक मार्केटर्स बनने में। शुरू में मैंने खुद स्टार्ट किया 2017 के आसपास,
एक साल तक काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग ही किया मैंने। और पुराना एक्सपीरियंस था तो मेरे लिए इजी था कि मैंने अच्छा प्रपोजल बनाना, लोगों का प्रॉब्लम समझना, और लोग मेरे एक्सपीरियंस को भी वैल्यू देते थे, तो मेरे लिए थोड़ा आसान था शुरू में। बट प्रॉब्लम क्या था, तब मुझे प्रोजेक्ट मिलते थे 10,000 15,000 महीने का ही मिलता था, और मैं उसमें खुश था, अकेले था। एंड धीरे 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 2018 में मैंने सोचा कि एक एजेंसी स्टार्ट किया जाए। और तब तक मुझे ये जानना था कि लोगों का प्रॉब्लम क्या है, कि बेंगलोर में ऐसे ही आईटी कंपनी जैसे बहुत सारे हैं, मार्केटिंग कंपनी भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगा कि क्या अलग है, क्या अलग है जो आपको लोग सुनेंगे पहली बात। तो तब मैंने वहीं पे सोचा कि सब लीड जनरेशन कर रहे हैं, और सबका प्रॉब्लम बोलता है कि लीड बहुत आ जाती है, हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपना कंपनी का, हाँ, कन्वर्ट नहीं होती, और उनका रेवेन्यू सेल्स नहीं आता, तो मार्केटिंग का बजट वेस्ट जाता है। तो मेरा कंपनी का स्लोगन रखा कि लीड्स आर नॉट एनफ, यू नीड सेल्स। तो ये लोगों को बहुत अच्छा लगा। बोल के अरे यार, ये कोई तो सेल्स की बात कर रहा है, कोई तो बस हमको लीड दे के छोड़ नहीं दे रहा है। वहां से शुरू हुआ, और तब मैंने सोचा कि कौन सा डोमेन में काम किया जाए। तो मैं बेंगलोर में देखा कि बहुत सारे B2B कंपनीज हैं, सर्विसेज कंपनी, HR कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर्स है, SaaS कंपनीज हैं, रियल एस्टेट के हैं, और बहुत सारे बेंगलोर में आप बहुत सारी टाइप का कंपनी पाएंगे, मतलब अक्रॉस द ग्लोब। तो मैंने उनको पिच करना स्टार्ट किया। लकीली मेरे पास मिल गए 2-3 टाइप का B2B। एक तो ट्रैवल में अच्छा कंपनी एक मिल गया एज ए क्लाइंट, और एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज में मिल गया। तो उन लोगों के लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया, और उनको लीड जनरेशन और लीड नर्चरिंग दोनों में उनको सर्विस देता था। उनको बोलता था कि सेल्स कॉल आप करेंगे, लेकिन बाकी चीज हम कर लेंगे। तो ये क्लिक करना स्टार्ट कर गया। तो यहाँ ऐसे जर्नी शुरू हुआ। और जब मैंने एक चीज नोटिस किया कि आप एक सर्विस दे रहे हो, उसमें क्लाइंट को पैसा बनाने का मौका मिल रहा है, तो वो आपको वैल्यू करता है। जब उसके लिए आप पैसा बनाने का एक जरिया बन जाते हो, तो आपको वैल्यू करता है, यू सडनली बिकम ए इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ देयर टीम। तो ये मैंने USP शुरू में पकड़ लिया था। तो अभी जैसे कि मैं आपको समझ पाता हूँ और मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि हम भी ऐसे कुछ करते हैं जैसे आप काम कर रहे थे, और हम सब भी यही जी कर जी। रहे हैं, और थोड़ा सा हम सबको भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और कल ही मैंने, हमारी कंपनी ने भी 6 साल कंप्लीट किए। आप कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई। तो यही सब चलता रहता है। और देखिए जो जैसे अगर आप शिवराम भाई की जर्नी देखें तो इन्होंने भी काफी जीरो से स्टार्ट करके काफी कुछ स्ट्रगल करके क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट निकाला, तो क्लाइंट्स आज उनके साथ टिके हुए हैं। तो अभी हम थोड़ा सा ये डिस्कशन करना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जैसे हमारे इस वीडियो का टॉपिक भी है कि इंडियंस जो क्लाइंट होते हैं वो पेमेंट नहीं देते, टाइम पे भी नहीं देते और देते भी नहीं है, और बहुत कम देते हैं। तो इंडिया जी जैसी जी। जगह पे अगर हमको कुछ अच्छे क्लाइंट चाहिए जो हमें हाई टिकट पे कर सके, तो पहली बात उन सबको ढूंढा कैसे जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि उनको सस्टेन कैसे किया जाए ताकि वो हमारे पास टिके रहे। जी। तो पहली बात कि देखिए, इंडिया ऐसा एक कंट्री है जहाँ पे, मतलब बोलते हैं कि बहुत गरीब लोग भी हैं, बट यहाँ पे मुकेश अंबानी भी हैं। ओके। और बहुत सारे बिलियनर्स भी हैं। मैं एग्जैक्टली नंबर तो मुझे स्टडी नहीं है, बट बहुत सारे बिलियनर्स हैं, लैक्स ऑफ मिलियनर्स हैं। और कंपनीज का देखा जाए, इंडिविजुअल तो छोड़िए, कंपनीज का अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि महीने में 5 करोड़ 10 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, साल का नहीं। तो आप ये मान के चलिए, महीने में कंपनी अगर 5 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, तो उसका मार्केटिंग बजट होगा, उसका मार्केटिंग बजट अगर 15% हुआ, सपोज मान लीजिए 10 करोड़ का एक कंपनी है, तो उसके पास 1.5 करोड़ का मार्केटिंग बजट है, या फिर 1 करोड़ का मार्केटिंग बजट है। उस 1 करोड़ का मार्केटिंग बजट में ऐड हो गया, कंटेंट हो गया, फिर एक एजेंसी ओनर हो गया, कि मार्केटर का फीस हो गया, तब वो आराम से 5 लाख खर्चा कर सकता है, जब उसका 1 करोड़ का मार्केटिंग बजट है। उल्टा सोचते हैं, जिसका रेवेन्यू ही 2 लाख है, वो आपको कितना दे सकता है महीने का? जिसका रेवेन्यू ही 5 लाख है, वो कितना दे सकता है? 50,000 दे सकता है, मैक्सिमम 1 लाख दे सकता है। तो पहली डिफरेंशिएशन ये है कि आप जो जिसको ढूंढ रहे हैं वो कितना कमाता है। ये पहला डिफरेंशिएटर है। कि मान के चलिए कि सपोज एक E-कॉमर्स आपका क्लाइंट है, उसका सपोज मार्जिन है सपोज 2%, 1%, 2%, 3%। तो उनके पास बहुत सारा ऑप्शन नहीं रहता कि मार्केटिंग में ज्यादा खर्चा कर सके। बट एट द सेम टाइम आप मान लीजिए, आप एक
हेल्थ केयर कंपनी को आप मतलब सर्व करो जिनका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, या फिर एक योगा गुरु को आप कर रहे हैं, ये जो और एक मार्केटिंग कंसल्टेंट को आप सर्व कर रहे हैं जिसको खर्चा है ही नहीं कुछ ज़्यादा, 10% खर्चा, 90% प्रॉफिट है। या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई सैस प्रोडक्ट सेल कर रहा है जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, जिसका 30% मार्जिन है, 40% मार्जिन है, वो आपको 20% मार्केटिंग कॉस्ट में खर्चा कर सकता है। सेकंड सेकंड पार्ट ये हो गया कि आप देखिए वो कंपनी है कौन, किस टाइप का कंपनी को आपको टारगेट करना है, अपने माइंड में रखना है कि मैंने ये अपना एक्सपीरियंस 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस में देखा है कि जो कंपनी फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनका ऑफिस है, जिनका पास टीम मेंबर्स हैं, जो पिछले 5 साल से हैं, 10 साल से हैं, और जिनका प्रोडक्ट और सर्विस अगले 10 साल तक भी एवरग्रीन रहेगा, उस टाइप का कंपनी के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो ज़्यादा पैसा मार्केटिंग में भी खर्चा करेंगे, आपका एफर्ट को भी वैल्यू करेंगे और आपको भी ज़्यादा देंगे। तो ये पहला डिफरेंशिएटर था। बट अब इन कंपनीज को हम ढूंढे कैसे, इसके पीछे का क्या प्रोसेस होना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी हो ताकि हम इन तक पहुंच पाए? इन कंपनी को ढूंढने का आसान तरीका है कि आप देखिए कि कौन कौन सा इंडस्ट्री अभी अच्छा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दो टाइप के बिजनेसेस होते हैं, एक है कि एवरग्रीन बिजनेस और दूसरा है कि सिचुएशनल बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलिए आप एक इंटरनेशनल स्कूल को पकड़ रहे हैं जिनका बहुत अच्छा रेवेन्यू है, बहुत अच्छा है, बट वो सीजनल बिजनेस है। ओके, तो वो आपको साल में 3 4 महीने ही ज्यादा एड स्पेंड करके बाकी टाइम नहीं करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस देख लेते हैं, जिसमें सपोज ट्रैवल बिजनेस एक था जो कोविड के टाइम में पूरा बंद हो गया। ये जो ट्रैवल एजेंसी था वो बंद हो गया। तो बट कुछ कुछ बिजनेसेस देखिए, हेल्थ केयर है आपका, हमेशा चलेगा। आपका अगर डिजिटल प्रोडक्ट है वो हमेशा चलेगा। आपका अगर कोई बिजनेस है जो कि किसी चीज से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, वो हमेशा चलेगा। जैसे स्टाफिंग रिक्रूटिंग है, वो हमेशा चलता रहता है। हेल्थ केयर है, हमेशा चलता रहता है, हेल्थ केयर कभी बंद नहीं होगा। फूड बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। ये जो हिंदी में बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये सब हमेशा चलता रहता है। उसके अलावा आपका भी डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, सैस प्रोडक्ट हो गया, जो भी ट्रेंडिंग है वो आपको देखना है। सेकंड, और एक आसान सा तरीका है कि आप अगर देख लेंगे पिछले 5 साल में किस टाइप का कंपनीज को ज्यादा फंडिंग मिल रहा है, किस टाइप का स्टार्टअप्स ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, वो थोड़ा स्टडी कर सकते हैं आप। इसके लिए बहुत सारा तरीका है ढूंढने में, गूगल में ढूंढिए, और या फिर बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स हैं। तो किस टाइप का फंडिंग, अभी शार्क टैंक तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कौन से कैटेगरी का बिजनेस को पिछले 3 सीजन्स में ज्यादा फंडिंग मिला है। हाँ, एक तो मैनुअली स्टडी करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन सा स्टार्टअप। तो हम लोग योर स्टोरी देख सकते हैं कि योर स्टोरी में किस टाइप का कंपनीज आ रहा है। स्टार्टअप का बहुत सारा ग्रुप्स रहता है, वो सब में आप चेक कर सकते हैं। आप अगर गूगल में सिंपल जाके स्टार्टअप फंडिंग मारेंगे तो आपको दिखा देगा उसमें किस किस को कितना फंड मिल गया। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड जोबा कॉर्प करके, ZAUBA, जोबा कॉर्प आपका हर कंपनी का डिटेल दे देता है, किसको फंडिंग मिला, क्या मिला। टेक क्रंच, वो सब में थोड़ा नजर रखना है। टेक क्रंच आपको आइडिया दे देगा। शार्क टैंक आपके लिए एक रेडीमेड आपको मिल गया कि किस टाइप की कंपनी को फंडिंग मिल रही है। ये सब चीजों में देखना है। सेकंड, जो आपने बोला ऐड का पार्ट, ये आपने बहुत बढ़िया चीज बोला, क्योंकि बहुत सारा मार्केटर्स, मार्केटिंग एजेंसी खुद के लिए नहीं ऐड चलाते, वो रेफरल या फिर वर्ड ऑफ माउथ में चलते हैं, या फिर दे आर दे डोंट हैव अ डिपेंडेबल सिस्टम टू जनरेट लीड्स। एंड हम अपने लिए खुद से हमेशा ऐड चलाते हैं पिछले 2 1.5 2 साल से, क्योंकि शुरू में क्या था, कोविड के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे क्लाइंट्स आने लगे, और हर टाइप के क्लाइंट आए, कोचेस, कंसल्टेंट, B2B B2C सब आने लगे। तो हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं था कि हमारे पास कैसे क्लाइंट आ रहे हैं। जब आपके पास रैंडम क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, आपका इकोनॉमी, आपका फिनेंस भी रैंडम हो जाता है। आपके प्लान के हिसाब से जब जाएंगे कि मुझे इस टाइप का क्लाइंट ही चाहिए और मुझे इस टाइप के क्लाइंट के साथ ही काम करना, इसी में ही केस स्टडी बनानी है, और इसी केस स्टडीज को दिखा के और क्लाइंट्स लानी है, तो यही चीज हम एड में डेफिनेटली चला सकते हैं। तो आप अपना इंडस्ट्री पहले स्पेसिफिक कर लीजिए। एक्चुअली क्या होता है ना, हर मार्केटर का, हर मार्केटिंग एजेंसी का एक इनर स्ट्रेंथ रहता है कि वो किस टाइप के क्लाइंट को ज्यादा रिजल्ट दे पा रहे हैं, जो बेसिकली मोस्टली मार्केटिंग इंटेलिजेंस के ऊपर है कि आपका मार्केटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसा है, किसके लिए आप ज्यादा अच्छा सोच पा रहे हो। कि फॉर एग्जांपल, मैं हेल्थ केयर में सपोज स्ट्रांग हूँ, मैं दूसरा सपोज फूड बिजनेस में कमजोर हूँ, तो मुझे
पता लगना चाहिए कि मेरा स्ट्रेंथ कहाँ पे है। तो आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए 4 इंडस्ट्री में, उसी में डिसीजन मेकर्स को टारगेट कीजिए। डिसीजन मेकर्स जैसे कि सपोज फॉर ए हेल्थ केयर कंपनी, आप किसको टारगेट करना चाहिए? चीफ मेडिकल ऑफिसर को टारगेट करो, सीईओ को टारगेट करो, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चीफ सेल्स मैनेजर, चीफ सेल्स ऑफिसर, सेल्स डायरेक्टर, उनको टारगेट करो। एंड इंडिया में अच्छी बात यह है ना कि भर भर के लोग पड़े हैं। ये शायद मैं ऑस्ट्रेलिया में करता तो शायद 5,000 लोग होते। इंडिया में 5 लाख से मतलब डायरेक्टर ऑफ सेल्स होंगे। उनके पास पहुंचना है, उनके पास पहुंचना है। और सीक्रेट ये है, सही टारगेटिंग करना, सही मैसेजिंग करना है। अभी सेल्स डायरेक्टर ना आपको नहीं बोलेगा कि वो फेसबुक ऐड चलाना चाहता है, गूगल ऐड चलाना चाहता है। उसका प्रॉब्लम लेवल अलग है। वो चाहता है कि ज्यादा प्रॉफिट कमाए, इसके सेल्स को दुगना करे, सेल्स को 10% हर महीना बनाए। तो हम उसको, वी कैन नॉट से दैट आप जाके रन ए फेसबुक एड एंड वी आर बेस्ट एट दैट, क्योंकि उसके लिए वो ग्राउंड लेवल हो गया। एक सीईओ को क्या चाहिए, एक सेल्स डायरेक्टर को क्या चाहिए, वो आपको दिखाना है अपना एड में कि increase your sales by 10% with this technique. We can help you get 10% more sales with this technique. Are you not able to retain your customer, get more returning customers, get more brand visibility? इस टाइप का वर्ड जो सीईओ लेवल का लड़का, सॉरी आदमी जो बात करेगा, एक यंगर लड़का वही बात नहीं करेगा। तो सीईओ लेवल का एज ग्रुप भी अलग होगा, सीएमओ लेवल का एज ग्रुप भी अलग होगा। तो उस हिसाब से टारगेटिंग कीजिए, प्रॉपर मैसेजिंग कीजिए, डेफिनेटली अच्छा लीड आता है। मैं खुद का एक्सपीरियंस में से बोल रहा हूँ। हमारे हाई टिकट क्लाइंट्स में से 3-4 अभी जो लाइव हैं, वो लोग फेसबुक ऐड से ही आए हैं। एक यूनिवर्सिटी हमारा क्लाइंट बना एक फेसबुक ऐड से, जिसमें कॉस्ट पर लीड था 100 रुपया, जब कन्वर्ट हुआ तो 1.5 लाख रुपया महीना देता है। हाँ, 1 लाख रुपये महीना आपको दे रहा है, 100 रुपये में आ गया वो क्लाइंट, राइट? तो जी। सबको ये ट्राई करना चाहिए और आप सबको भी खुद के लिए एड्स रन करने चाहिए। जैसे अगर आप सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबने मेरी भी एड्स काफी सारी रिसेंटली देखी होंगी, जो मैं टेस्ट करता रहता हूँ, रन करता रहता हूँ। जब हमें लगता है कि नहीं, हमें कुछ और क्लाइंट्स की जरूरत है, तो हम थोड़ी सी ऐड रन कर लेते हैं। फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, ये सब चलता रहता है। तो आप सब अपने लिए भी चलाइए और दूसरों के लिए भी चलाइए। तो अभी इसी तरीके से आप 1 लाख रुपए पर मंथ वाला क्लाइंट बना सकते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं रिटेन करने के ऊपर। जैसे कि क्लाइंट हमें, अगर हम क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट करें, या फिर पेमेंट हम उससे एडवांस ले, या फिर हम मंथ के बाद में ले, या फिर उसको रिटेन करने के लिए क्या क्या और एक्टिविटीज करनी चाहिए हमें? ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यही इसी पे ही सक्सेस डिपेंड करता है। उससे थोड़ा एक स्टेप बैक जाऊंगा, जो कि लोगों को हेल्प करेगा कि कैसे कन्वर्ट होता है। सपोज आपने ढूंढ लिया, लीड आ गया, किस चीज के लिए वो कन्वर्ट होगा, वो आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट ये हाई टिकट और 1 लाख वाला क्लाइंट। वो देखता है 2-3 चीज। पहली बात है आपकी क्रेडिबिलिटी की, कौन बंदा है जो इसको लीड कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंपॉर्टेंट क्लाइंट चाहिए, हाई टिकट क्लाइंट चाहिए, तो वो काम को आप डेलीगेट नहीं कीजिए, एज ए ओनर आप ही क्लोज करो, क्योंकि ओनर वांट्स टू टॉक टू ए ओनर। आप उसमें अगर अपना सेल्स का बंदा को डिप्लॉय कर देंगे तो वो नहीं होगा। उसको भी रेस्पेक्ट चाहिए, उसको भी अटेंशन चाहिए। और जो भी मीटिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, गो प्रिपेयर्ड एंड टॉक लाइक ए बिजनेसमैन। टॉक लाइक हाउ दैट पर्सन थिंक्स, कि वो कैसे सोचता है, उसका चैलेंजेस क्या है। या फिर एक अच्छा तरीका ये भी है ना कि हम पूछ लेते हैं कि सर आपका चैलेंजेस क्या है, आपका बिजनेस गोल्स क्या है। मैं हमेशा पूछता हूँ कि आपका गोल्स क्या है, रेवेन्यू गोल कितना है, मार्केटिंग बजट कितना है, चैलेंजेस क्या है, आपका टीम क्या है। थोड़ा होमवर्क करके मीटिंग जब करते हैं, और आपको जब प्रेजेंट करना है तो एड लेवल में मत प्रेजेंट कीजिए, बिजनेस लेवल में प्रेजेंट कीजिए कि आपका बिजनेस को ये चाहिए, वो चाहिए, इसको अचीव करने के लिए मेरा एजेंसी ये कर सकता है। जब ये बोलते हैं ना, तो वो अपना प्रॉब्लम हल्का होते हुए देखता है। हर हर बंदे को क्या चाहिए ना, दूसरा बंदा अपना थोड़ा, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम कुछ कम कर दे, मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, या फिर मेरा जो प्रॉब्लम है उसको हटा के मेरा कंपनी को अच्छा कर दे। तो आपको उसी लैंग्वेज में बात करनी है, ना कि हम ऐड चलाएंगे, कंटेंट बनाएंगे। वो सब में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो ग्रोथ का सोचते हैं। आप भी ग्रोथ ही प्रपोज कीजिए, ग्रोथ ही दिखाइए। एंड में बताइए कि ये सब अचीव करने के लिए आपको ये गूगल ऐड करना है, फेसबुक ऐड करना है, एसईओ करना है, रील्स बनानी है, ब्लॉग्स लिखनी है, ब्ला 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 ब्ला। व्हाट टू अचीव, हाउ टू अचीव, एंड व्हाई यू शुड ट्रस्ट अस। इसमें आपका केस स्टडी दिखाइए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस दिखाइए। ये डेफिनेटली काम करता है।
इसी तरह आप ज़्यादा क्लोज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन अमित भाई, हाउ टू रिटेन। देर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क। मैं हमेशा मानता हूँ देर इज ए स्मार्ट वर्क बोलते हैं। स्मार्ट वर्क को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि हार्ड वर्क को आप स्मार्ट वे में स्मार्ट तरीके से करते हो तो वो ज़्यादा काम करता है, आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहता है। स्मार्टनेस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, डज नॉट रिप्लेस योर एफर्ट। ओके, आपको जो मसाला डालना है वो डालना ही है। तो रिटेन करने के लिए क्लाइंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है। हमने जैसे बोला कि हमने क्या बोल के उनको कन्वर्ट किया था कि आपका रेवेन्यू बढ़ाएंगे, कॉस्ट घटाएंगे और आपका सेल्स बढ़ाएंगे, तो उसको उसी चीज़ में फोकस रहता है। तो रिटर्न करने के लिए दो तीन चीज़ है कि जैसे ही आपको एक प्रोजेक्ट आए, स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व और एक प्लान दीजिए, क्लियरली बताए कि हमारा टीम क्या कर रहा है, आपसे क्या क्या मदद चाहिए। वीकली मीटिंग्स रखिए, डेली मेल अपडेट्स या फिर डैशबोर्ड में रखिए, क्योंकि मैं देखा हूँ कि कम्युनिकेशन सही है तो क्लाइंट थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में कॉम्प्रो हाँ, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। कम्युनिकेशन में क्लाइंट्स, बड़े क्लाइंट्स कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप बोलोगे कि मुझे और एक महीना चाहिए, वो शायद आपको दे देंगे, लेकिन आप अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि दे आर वेरी सिस्टमैटिक, दे आर रनिंग बिगर ऑर्गेनाइजेशंस। तो वीकली प्लान, मंथली प्लान, 3 मंथ्स प्लान, 6 मंथ प्लान। आप मत दीजिए कि एक महीने में हम ये पूरा कर देंगे। डोंट गिव देम फॉल्स प्रॉमिसेस। 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर प्लान दीजिए कि फर्स्ट मंथ हम ये अचीव करेंगे, सेकेंड मंथ हम ये अचीव करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर में हम ये अचीव करेंगे। वहां तक अगर अचीव करिए तो आपका बल्ले बल्ले, कोई टेंशन नहीं। तो रिटेन करने का सिंपल है कि रिजल्ट्स देना है, कम्युनिकेट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो भी कम्युनिकेट कीजिए। कुछ इफ देयर इज ए चेंज इन प्लान, वो भी कम्युनिकेट कीजिए कि हमने एक्स एज्यूम किया था, लेकिन स्टार्ट करने के बाद हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, हमको शायद थोड़ा प्लान चेंज करना पड़ेगा। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग बोल सकते हैं उनको। तो कम्युनिकेशन इज द की, एंड कम्युनिकेशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वर्बल और रिटन, लेकिन प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, आप कितना ग्रो कर रहे हो, आपका अचीव हो रहा है कि नहीं, वो बताते रहना है। वो बताते रहने से आपका रिटेंशन चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, काफी बढ़िया आपने बताया कि कैसे आप क्लाइंट्स को रिटेन कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एज अ फ्रीलांसर और एज अ एजेंसी ओनर कि क्लाइंट्स लोग पेमेंट डिले करते हैं। इंडिया में तो बहुत ज्यादा डिले होता है, तो इसको मतलब टाइम पे लेने के लिए क्या करें, फॉलो अप लेने के लिए क्या करें? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर हम क्लाइंट से पैसा ही नहीं मांग पाते हैं, पता नहीं लगता कि वो फिर रिन्यू करेगा नहीं करेगा या फिर मना ना कर दे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? मतलब हमें इनवॉइस इसका भेजना ये चाहिए, क्या इसका करना चाहिए? जी। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी फ्रीलांसर हैं, सोलोप्रेनर हैं, जीएसटी को पॉजिटिवली लीजिए। क्योंकि आपका जीएसटी होता है ना, एक क्रेडिबिलिटी रहता है। आपका अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहता है, वो क्रेडिबिलिटी रहता है। फॉर एग्जांपल, मेरा ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, आई एम द सिंगल डायरेक्टर, बट इट इज़ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और मेरा जीएसटी है। तो मैं जो भी डीलिंग करता हूँ जीएसटी में करता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड में करता हूँ। और अगर थोड़ा बहुत लॉ के बारे में जाएंगे कि अगर मैंने जीएसटी इनवॉइस भेजा है और उसको वो अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये लीगल प्रॉब्लम हो सकता है क्लाइंट के लिए। ओके, इनवॉइस जनरेट कीजिए। और जीएसटी बुरा चीज नहीं है, किसी से लेके देना है आपको, क्लाइंट आपको पे करेगा, आप उसको गवर्नमेंट को जमा कर रहे हो। इसमें दो चीज फायदा होता है कि आप जीएसटी अगर ले रहे हो तो यू बिकम एलिजिबल फॉर लोन्स। बहुत सारी कंपनी आपके जीएसटी के ऊपर लोन दे सकती है। सेकेंड है कि जीएसटी इनवॉइस लीगल है। अगर आप क्लाइंट को मेल करते हो जीएसटी इनवॉइस, आपको भी भरना पड़ता है उसके बिहार में जीएसटी, उसको भी देना पड़ता है। तो जीएसटी इनवॉइस बिकम्स ए लीगल डॉक्यूमेंट, जिसको मना करने के लिए उसके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। तो नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोग नहीं खेल के उनके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक कंपनी के साथ डील कर रहा है। जीएसटी इनवॉइस को डिसरेस्पेक्ट करना मतलब दे हैव टू गिव ए वैलिड रीजन। तो कंपनीज बिकम लायबल टू पे योर इनवॉइसेस। अगर वो डिले भी कर रहे हैं तो दे हैव टू गिव ए रीजन इन ईमेल, बाय ईमेल। तो आप व्हाट्सएप में इनवॉइस मत भेजिए, ईमेल कीजिए, एज पर आवर कन्वर्सेशन एंड प्रीवियस टर्म्स एंड कंडीशंस आई एम सेंडिंग यू माई मंथली इनवॉइस, काइंडली क्लियर इट एज पर द प्रीवियस टर्म्स के 7 डेज का जो अंदर करना है वो करना। तो ये होने से क्या ना, आपके पास लीगल रह जाता है। जब आपके पास लीगल है तो आपको किसी को मतलब रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डिमांड इट।
हमेशा एडवांस में लीजिए, डेफिनेटली एडवांस में लीजिए। जो आपको एडवांस देने के लिए तैयार नहीं, वो आपके साथ 90% टाइम खेलेगा। बहुत लोग बोलते नहीं, मैंने एक महीना काम किया, मुझे नहीं, मना कर दिया, रिप्लेस कर दिया, रिजल्ट नहीं आया तो कॉमन है, रिजल्ट नहीं आया तो उसका हर चीज है। जी। बड़ी चीज है, कुछ कंपनियां जैसे कुछ ब्रांड्स होते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की है कि जैसे उन्होंने काम करवाया, फॉर एग्जांपल उनको रिजल्ट नहीं आया। जैसे एसईओ की अगर हम बात करें, एसईओ में उनको रिजल्ट नहीं आया, 2-3 महीने, 3-4 महीने उन्होंने काम किया, तो बहुत सारे क्लाइंट्स हम्म। बोलते हैं कि आप हमें कितना रिफंड कर सकते हो क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं आया। तो इस चीज का हम्म। सोल्यूशन क्या है? मतलब क्योंकि अब मार्केटिंग में तो कोई रिफंड जैसा कुछ होता नहीं, क्योंकि वो तो टीम ने एफर्ट डाले, जी रिजल्ट आए। तो जी इस जी। चीज से, इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए? ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ आपने बोला, क्योंकि बहुत सारे मार्केटर्स को ये नहीं पता होता है ना कि ये टर्म्स डालनी चाहिए कि नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, फ्रीलांसर हो, नॉन जीएसटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर सोलोप्रेनर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब प्रपोजल भेज रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशन डेफिनेटली डालो उसमें कि व्हाट इज द रिफंड पॉलिसी, व्हाट इज द रिटर्न पॉलिसी, मतलब रिफंड पॉलिसी। और अगर इसमें लिखो, अगर एसईओ कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, द रिजल्ट्स आर टेंटेटिव, क्लॉज डालो उसमें। ओके, मार्केटिंग नोबडी कैन प्रेडिक्ट। अगर इतना प्रेडिक्ट करते तो हम लोग ब्रह्मा होते। और हम लोग सीधा बोलते कि भाई 1 लाख रुपया दो, हम आपको आपको 3 गुना करके देंगे 15 दिन में। क्लाइंट ऑल्सो नोज दैट वेरी वेल। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है कि मार्केटिंग उन्होंने भी ट्राई किया होगा बहुत जगह पे, ऑफलाइन ऑनलाइन, और रिजल्ट कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। बट एफर्ट और जो आपका जो प्रोसेस है, वो अब अगर डॉक्यूमेंटेड है, आप बोल सकते हो कि मैंने ये प्रॉमिस किया था, ये किया है हमने। एसईओ का बात करें कि हमने बैकलिंक इतना जनरेट किया, इतना हमने रैंक बढ़ाया है, और इतना बढ़ा है, हमने ये सोचा था लेकिन इतना नहीं बढ़ा है। तो इसी में जो प्रीवियस बात जो बोला था, वो पॉइंट भी आता है कि वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट आप भेजो। मंथली में अगर आपने प्रॉमिस किया था एक्स, और सपोज वो x/2 है, अब बोलो कि ये कम हुआ है, और इसके इसका रीजंस ये हो सकते हैं, इसको बढ़ाने के लिए हम नेक्स्ट 1 मंथ में थोड़ा प्लान चेंज कर रहे हैं। तो आप कम्युनिकेट करते जाओ, मेल में कम्युनिकेट करते जाओ, व्हाट्सएप में मत करो, मेल में कम्युनिकेट करो कि हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आप बोलो कि हमारा प्लान भी ये है, इसी में बढ़ा रहे हैं। उसके बीच अगर आपके साथ उसको काम नहीं करना है तो ही विल टेल यू बाय सम मीन्स। बट आपको रिफंड पॉलिसी आपका प्रपोजल के अंदर होना चाहिए, प्रपोजल के अंदर ही होना चाहिए। क्लॉज अगर रहेगा ना तो क्लाइंट को पता है। आजकल हर लोग लीगल चीज के बारे में जानते हैं, और वो समझते भी हैं। तो अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया है कि भाई रिफंड पॉलिसी ये है, सपोज आपको कैंसिल करना है, 1 महीने का नोटिस दीजिए और कैंसिल कीजिए। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं किया। रिफंड का क्या पॉलिसी, आप अगर कमिट कर रखे 6 ROS में अगर लिख के दे रहा हूँ, अगर वो आप लिखे हो अपने प्रपोजल में, तो शायद आपको रिफंड करने की पॉलिसी भी काम ना आए, क्योंकि आपने क्लियरली लिखा कि मैं आपको 6 ROS दे दूँ। तो शिवराम भाई, मैंने देखा आप कोचिंग बिजनेस भी करते हैं, तो आपने एजेंसी के साथ कोचिंग बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया? मतलब इसकी जरूरत क्या थी? आप अगर देखेंगे ना, जो मैं एजेंसी में करता हूँ वही चीज़ ही कोचिंग करता हूँ, ये कुछ अलग नहीं है। और आपको सच में बताऊं तो ये मेरे लिए एक लीड मैग्नेट है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे कोचिंग बिजनेस में बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स और मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स आते हैं। तो इसमें कहावत है ना, टीचिंग इज लर्निंग एवरी डे। तो इसमें सपोज एक बिजनेस ओनर आए, एक मार्केटिंग एजेंसी ओनर आए, एक फ्रीलांसर आए, एक मार्केटर आए, जो कोई जॉब कर रहे हैं वो आए, वो ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत स्पेसिफिक कोचिंग देता हूँ जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और इसमें क्या होता है, सपोज ईच बैच में 20 लोग आए, तो सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है कि मैं ये प्रॉब्लम के लिए आया हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होता है, वो प्रॉब्लम मेरे लिए नया रहता है, उनका सॉल्व करने के लिए मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ, खुद टेस्ट भी करता हूँ कभी जगह, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते करते मेरे को भी एक्सपीरियंस हो जाता है। तो कोचिंग मेरे लिए कुछ अलग नहीं कि मैं बस पढ़ाने का चीज़ है, इस ऐसे प्रैक्टिकल कोचिंग की रियल टाइम कोचिंग है जिसमें लाइव कोचिंग करता हूँ, उसमें लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। क्योंकि मेरा लीड्स तो आ रहा है, अच्छा कॉस्ट भी है, क्वालिटी अच्छा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है। कोई बोलता है कि कन्वर्ट हो गया लेकिन वो पे नहीं कर रहा है। कोई बोलता है कि मैं मेरा टारगेट ही नहीं मिल रहा है फेसबुक में, मैं क्या करूं।
ओके, मेरे को कॉस्ट ज्यादा है, किसी को वॉल्यूम चाहिए, बोला कि कॉस्ट ठीक है, क्वालिटी ठीक है, लेकिन मेरे को 500 लीड चाहिए, तो क्या करूं? नया चैलेंजेस आते हैं, नया चैलेंजेस सॉल्व करते करते मुझे भी एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैं इस ये मुझे मजा आता है ये करने में। तो पहली बात ये। सेकंड चीज, जैसे मैंने बोला था कि मैं स्टार्ट किया था इसको एज ए लीड मैग्नेट, इसी से मेरे को काफी टिकट हाई टिकट क्लाइंट्स मिले हैं। क्योंकि इसमें दो चीज होती है कि जब हम 7 दिन 10 दिन साथ में पढ़ते हैं एक लाइव वर्कशॉप में, उनको ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं, ये बंदे को पता है। और ये 10 दिन में उनका काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उनको जाके इमीडिएटली इंप्लीमेंट करते हैं, उनको रिजल्ट मिलने लगता है। तो काफी लोग क्लास के बाद इमीडिएटली, कभी कभी 1 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद भी उनका माइंड में आता है कि यार, ये आदमी पढ़ा रहा है, एजेंसी भी चलाते हैं, तो इसको ही क्यों ना प्रोजेक्ट दे दें। तो मेरे पास काफी, मतलब अभी 5 साल में आप देखोगे तो रफली मेरे पास 20 30 20 22 ऐसे लोग होंगे जो कि मेरे से सर्विस भी लिए हैं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म लिए हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म लिए हैं, कुछ लोग खाली कंसल्टिंग भी लिए हैं। तो मेरे लिए बिजनेस भी आ जाते हैं मेरे एजेंसी के लिए ट्रेनिंग से। और ये ट्रेनिंग, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वही चीज़ है ना, तो मैं अप टू डेट भी रहता हूँ। नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नया 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 सीखना पड़ता है खुद को। 1 घंटे का पढ़ाने के लिए टीचर को 5 घंटा प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मेरे लिए डबल पर्पज होता है कि ब्रांडिंग हो जाती है, लोग जान भी जाते हैं, और जिसको लगता है कि नहीं एजेंसी सर्विस भी चाहिए, वो मेरे पास आ जाते हैं। और कुछ हाई टिकट इसी के थ्रू ही आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेटा वाले जी। आपके यहाँ पे कैसे आए थे, मतलब वो ऐड कैसे, उसका एक्सपीरियंस जल्दी से आप बता दीजिए क्योंकि हमारा मेटा टाइम। मेटा वाले, हाँ, मेटा मेटा हमारे साथ एक्चुअली 2 बार कर चुका है। तो पहली बार एक्चुअली क्या हुआ ना, हम लोग, मैं नॉर्मली बिलीव करता हूँ ना कि मतलब जो सिस्टम है ना उसी को यूज किया जाए। तो मेल आता रहता था मेटा का। तो मेटा एजेंसी पार्टनर का एक मेल आया, मैं बोला ठीक है, बढ़िया है। तो मैंने एनरोल किया, उनका वेबिनार्स अटेंड किया मैंने। और क्वेश्चन सेशन के लिए वो बोलते कि इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन सेंड ए मेल टू अस। तो मैं मेल भेजता रहता था, मुझे ये है वो है, देन दे सेंट अस लाइक एक्सपीरियंस के हाउ एजेंसी पार्टनर प्रोग्राम इज हेल्पिंग यू। तो मैंने अपना रिजल्ट दिया था कि हमने इतना ग्रो किया है, नॉलेज मेरे को बहुत काम आया। देन व्हाट एल सपोर्ट यू नीड, तो उसमें 2 3 लिखा था कि ट्रेनिंग सपोर्ट चाहिए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, नोबडी सर्विसेज से लाइक फाइनेंसिस से सर्विस कंपनी एंड ऑल दिस थिंग। तो मैंने अपना 4 5 क्वेश्चंस डाला था। उसके बेस पे उन्होंने, उनका मेल आया कि वुड यू लाइक टू गिव ए टेस्टिमोनियल ऑन दिस। तो मैंने अपना 3 टाइप का टेस्टिमोनियल दिया कि हाउ द मेटा बिजनेस पार्टनर प्रोग्राम इज हेल्पिंग, हाउ इट हैज हेल्प मी ग्रो, सेकेंड वन इज हाउ इट इज हेल्पिंग मी टू सर्व माई कस्टमर्स, थर्ड इज व्हाट एक्स्ट्रा सपोर्ट यू नीड। तो जैसे मेटा मार्केटिंग प्रो है ना, मैं बोला कि 1 to 1 सपोर्ट आप दे रहे हो लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि मैंने टेस्टिमोनियल दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, वो लोगों ने हमको, उनका मेटा का लोन का था, तो लोन का भी हमको इनपुट आया कि यू कैन गेट ए लोन, एंड सिंस वी आर ए जीएसटी एंटिटी, हमको वो भी मिल गया। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम 3 टेस्टिमोनियल लिया था, सेकेंड टाइम फिर लोन का लिया, फिर थर्ड टाइम लोन का लिया। एंड लोन का ही आपको ज्यादा दिखता है क्योंकि दे वांट टू प्रमोट, दे आर प्रमोटिंग अदर बिजनेस ओनर्स जो बाकी के स्टडीज है जिसका ट्रेनिंग ऑल दिस थिंग। तो वो बाय इनविटेशन आया पहली बार भी, और सेकंड टाइम बोला कि दूसरा बार आप देना चाहते हो क्या, फिर तीसरा बार आप देना चाहते हो क्या। तो बेसिकली यही हुआ, और बाय इनविटेशन आया एक्चुअली, ऐसा कोई तरीका नहीं है उनको ये फीचर होने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या उसने आपको आपके बिजनेस में या ब्रांडिंग में एड जो चलती थी उनकी, उसने कभी हेल्प किया, थोड़ा बहुत आपको लगा हो कि इसने हमें बेनिफिट किया है? भयंकर हेल्प हुआ भाई। क्या होता है कि जो एड दिखता है ना बिजनेस ओनर्स को ही दिखता है, तो वो फ्री ब्रांडिंग हो गई काइंड ऑफ। वो फेस बोलते हैं कि कहाँ पे तो आपको देखा है, मैं बोला आपने मेटा एड्स में देखा होगा, बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। तो कुछ लोग भूल जाते हैं, तो मैं खुद ही लिंक भेज देता हूँ। तो डेफिनेटली हेल्प किया ब्रांडिंग में, कोई टाइप का ब्रांडिंग हो रहा है, कोई टाइप का विजिबिलिटी हो रहा है, डेफिनेटली हेल्प किया। और मेरे लिए तो भगवान की दया की तरह ही है कि मतलब ये काफी अच्छा हुआ, मेरे कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उनके आप ही हैं जिनके साथ ये ऐसी चीजें, मुझे बहुत बार ऐड दिखी, बहुत बार, मतलब बहुत बार आदमी फेस, इसीलिए मैंने फिर से बोला कि चलो एक बार फिर से पूछते हैं कि टाइम आपके पास है तो हम एक और पॉडकास्ट शूट करते हैं। तो जी ये जी जी। बिल्कुल अच्छा लगा था, हम लास्ट टाइम आपके यहाँ आए थे और काफी अच्छा खातिरदारी भाई ने पूरा अच्छे से किया था और मजा आया था, हम मिलके पूरा ऑफिस दिखाया था भाई ने अपना।
तो ये इस वीडियो में आई होप आप सबने कुछ सीखा हो, जाना हो और समझा हो। अगर आप अपने फ्रीलांसर है या फिर एजेंसी ओनर है तो आपको काफी सारे इनपुट्स इस वीडियो से मिल गए होंगे। बाकी अगर आपको और भी क्वेश्चन जानने हैं, समझने हैं तो आप शिवराम भाई से कनेक्ट भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे पॉडकास्ट सीरीज में काफी सारे वीडियोस हैं, मतलब 100+ वीडियोस हैं और चैनल पे 800 से ज्यादा वीडियोस हैं। तो हर वीडियो से आपको कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा, जाके आप उसको देख सकते हैं। तो भाई आप आए, आपने इतनी अच्छी वैल्यूबल नॉलेज दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करिए। और आपके क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हो या वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। और कोई भी आपको लिंक्स चाहिए सोशल मीडिया की, शिवराम भाई की, मेरी, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम पे हम सब काफी एक्टिव है, तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।